Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this platform of JK Boss Foundation classes. So बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3। ठीक है, अभी तक हमने टॉपिक 2 डिस्कस 1 एंड 2 डिस्कस किया रिसेंट लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, चलिए सो लेट अस स्टार्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे, लेट वी सी कि हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है। द वॉर टाइम, ठीक है, द इंटर वॉर इकोनॉमी जो हमारा मेन कंसर्न पहला हिस्सा रहेगा, दैट विल बी द जो हमें देखना है दैट इज द इंटर वॉर इकोनॉमी। इंटर वॉर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट डज मीन बाय द इंटर वॉर इकोनॉमी? यानी ड्यूरिंग द वॉर, वॉर कौन सा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस समय कैसे इकोनॉमीज यानी कैसे कंट्रीज आगे जाकर फिर बूस्ट करती है। फ्रॉम फर्स्ट, सबसे पहले इसमें इकोनॉमी का होगा वर्ल्ड वॉर 1, फिर वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हमें पता है, वर्ल्ड वॉर 1 कब लड़ी गई थी? 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वॉर 2 कब लड़ी गई थी? 1939 से लेकर 44 तक। तो इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स का एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस था ग्लोबल इकोनॉमीज पर। वही चीज हम देखेंगे। चलिए देखिए ये सीधे सीधे बात है कि पहले हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का देखना है और कैसे इकोनॉमीज ने बिहेव किया। हाँ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्योस ग्लोबली हुआ, और जब हुआ तो अब देखिए डिस्ट्रक्शन देखी गई, सफरिंग, लॉसेस लाइव्स की देखी गई। अब जो की टॉपिक्स उसमें होगा, सबसे पहले वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाएगा, जो मेजर चेंज इंडस्ट्री, जॉब और सोसाइटी में हुआ ड्यूरिंग द वॉर। पोस्ट वॉर रिकवरी कि फिर कैसे ये सारा कुछ मतलब मैनेज हुआ, नेशंस ने कैसे स्ट्रगल किया और उन्होंने अपनी इकोनॉमीज को रिस्टोर किया, स्टेबल किया। मास प्रोडक्शन और कंजप्शन कैसे स्टार्ट हुआ, यानी केस ऑफ अमेरिका देखना है। कल्चर का क्या हुआ, मास कंज्यूमर कल्चर कैसे, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे डेवलप हुआ। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और वर्ल्ड और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और फिर हमें देखना है इकोनॉमीज का। इसके बाद जो एक दो चीजें और हमें देखनी है, दैट विल बी द पॉइंट नंबर 4। ठीक है, वो हम देखेंगे कि ब्रिटेन वुड्स, वो देखना है। ठीक है, चलिए, बट सबसे पहले हम देखेंगे वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर हम देखेंगे ना, उसके वहां वो दो अलाइज के बीच में लड़ा गया। ठीक है, अब वो दो अलाइज कौन कौन था? सबसे पहला अलाई था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। ठीक है, और यूएसए लेटर ज्वाइन करता है। अब उनके अपोजिट कौन थे जिनमें हमें सेंट्रल, क्योंकि दो चीजें हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर, हमें मिलेंगे सेंट्रल पावर, यहाँ पर हमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो अलाइज मिलेंगे और दूसरे मिलेंगे बेटा सेंट्रल पावर्स। अब सेंट्रल पावर्स में जर्मनी थी, रशिया था। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमान तुर्की। अब याद रखिएगा, ये मैंने अभी कहा 1914 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड हुआ क्रिसमस पे, मगर ये 4 साल तक रहा। इसने वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस को, आप देखिए, हाँ, इन्वॉल्व द वर्ल्ड इज लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस। और काम मसला क्या था? एक दूसरे को हराने का जो गेम चल रहा था, इसने दुनिया को खसारे में लिया। ठीक है, इवन की कंट्रीज को खसारे में लिया, और मार्केट द फर्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल वॉर, पहला लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल वॉर हुआ। मशीन गन्स का इस्तेमाल हुआ, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स तक इस्तेमाल हुए। ठीक, व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट थिंग, जब हम आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा अब यहाँ पर हुआ क्या इस वार के दौरान। हाँ, इंडस्ट्रीज वर स्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस। अब नई नई इंडस्ट्रीज वजूद में आई, नई नई चीजें बनेंगी जो वॉर गुड्स। अब वॉर गुड्स क्या होगा? हाँ, वॉर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वॉर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब वॉर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मतलब हुआ डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स। याद रखिएगा, डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे, डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स। अब ये डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स यानी जिसमें गन्स होंगे, वेपन्स होंगे, सीधी सीधी आर्टिलरी होगी। हाँ, सोसाइटीज ऑर्गेनाइज हो गई, रिऑर्गेनाइज। वॉर के लिए एक नया एफर्ट हुआ, वॉर को जीतने के लिए नई नई चीजें हुई। हाँ, वो मैन वुमन सब अपना अपना रोल, प्रीवियस रोल छोड़ के नए रोल्स पे आएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक लिंक्स नई नई बढ़ेंगी, डिसरप्ट भी होंगी और नई भी बनेंगी। यूएस एक इंटरनेशनल क्रेडिटर एज ए यूरोपियन बोरोवर, क्योंकि यूएस सबसे ज्यादा कर्जा देने वाला बनेगा। यूरोप जबरदस्त पैसा लाएगा यूएस के बैंक से और लोगों से, क्योंकि सारा यूरोप जो जंग लड़ेगा वो कर्जे पे लड़ेगा। और इससे आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के पीछे सबसे बड़ा कारण यही तो है ना। हाँ, अब जरा थोड़ा आगे चलेंगे, हम देखेंगे
ठीक है, अब जो हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट पोस्ट वॉर रिकवरी, कैसे अब वॉर के बाद 1918 के बाद कैसे ये सारा संभला, ये सारा कैसे संभाला गया उसको देखेंगे। हाँ, वॉर जो ब्रिटेन ने फेस किया, इसके बड़े ही दूर तक क्राइसिस थे, एक लॉन्ग क्राइसिस, प्रोलॉन्ग्ड, बहुत देर तक इसके क्राइसिस हमें देखने को मिले, प्रॉब्लम्स देखने को मिली। हाँ, जैसे ब्रिटेन हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, व्हाइल ब्रिटेन वाज फोकस्ड ऑन वॉर, इंडस्ट्रीज ग्रो। अब उस दौरान क्योंकि ब्रिटेन इंडस्ट्रीज पर, अपने वॉर पर ध्यान देता रहा, जापान इंडिया में इंडस्ट्रीज ग्रो कर गई, ठीक है, और मेक इट हैड फॉर ब्रिटेन टू रिगेन इट्स डोमिनेंस इन द इंडिया। अब बड़ा मुश्किल था कि आगे जाकर ब्रिटेन डोमिनेट करेगा, याद रखिएगा, चाहे जापान की बात हो, इंडिया की बात हो, ये आगे जाकर इसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इसका, ठीक है। ब्रिटेन खुद कर्जे में डूब गया, हाँ, क्योंकि उसने यूएस से पैसा लाया था। अभी इनिशियली वो इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, ठीक, वो चीजें इनिशियल पोस्ट वॉर इकोनॉमीज बूम लेड टू इंक्रीज डिमांड। अब प्रोडक्शन, अब याद रखिएगा, इनिशियल जब हम पोस्ट वॉर टाइम में देखेंगे ना, हमें इकोनॉमिकल बूम देखने को मिलेगा, मगर आगे जाकर जो क्राइसिस उठेगी ना, क्योंकि प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, यहां पर आप देखोगे कि यहां पर क्राइसिस आएगी आगे जाकर, ठीक है। देखिए, कहा, लिखा भी गया, रिजल्ट अगेन रिड्यूस्ड प्रोडक्शन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जो ही प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जहां पर 10 लोग काम कर रहे थे, याद रखिएगा, वहां पर 3 लोग काम करेंगे, वहां पर 4 लोग काम करेंगे, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। एक बार हाई एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कट्स टू वॉर टाइम स्पेंडिंग। इवन कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम इतना एक्सपेंड कर रहे हैं, हम 10 रुपए एक्सपेंड कर रहे हैं, हम 8 ही करेंगे, हम 7 ही करेंगे, हम 6 ही करेंगे। मगर फिर आगे जाकर, मगर फिर भी आप देखिएगा, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट कट टू वॉर टाइम स्पेंडिंग लेड टू द सिग्निफिकेंट जॉब लॉसेस। और गवर्नमेंट ने जो बाकी खर्चों पर, देखिए, पहले पहले इन्होंने खर्चा बढ़ा दिया था डिफेंस पे, जिसकी वजह से बाकी सेक्टर्स इफेक्ट हुए, ठीक है। बाद में इन्होंने वॉर एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया, मगर वॉर एक्सपेंसेस रिड्यूस करते करते बहुत कुछ हाथ से वो लॉस कर गए थे, ठीक है। यू कैन सी 5 ब्रिटिश वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय 1922, job loss, with 1 in 5 British workers employed by 1921 leaving many job holders and about their security। अगर आप देखिएगा कि इंसान को रहता है ना कि प्राइवेट सेक्टर में ये जरूर है कि वंस यू, जब भी आप वहां पे काम करते हो तो इनसिक्योरिटी रहती है, अभी कर रहा हूँ, शाम को पता नहीं बॉस डर भी जाएगा, बॉस का जो डर है, शाम को बॉस शायद निकाल दे, अगर यहाँ पर खामी रह गई, यहाँ पे कुछ रह गया। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का ये सबसे बड़ा मसला है, ठीक है, क्योंकि तब भी ये सारी प्रॉब्लम्स थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमीज को सबसे ज्यादा लॉस देखने को मिला, सफर देखने को मिला। हाँ, क्योंकि वॉर से पहले आप देखोगे वीट सप्लायर्स, हाँ, वॉर ने डिसरप्ट कर दिया वहां पर प्रोडक्शन। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, वहां पर आप देखोगे, या इसके बगैर यू कैन सी इंडियन, स्पेशली द कॉलोनीज, हाँ, वहां पर भी क्राइसिस थी। तो वॉर में हर तरह से हमने क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर जब क्राइसिस मिलेंगी तो क्राइसिस के बाद क्या होगा, जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो पूरी इकोनॉमी सफर करेगी। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। देखिए, मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट होगा, यूएसए से स्टार्ट होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बूस्टेड द यूएस इकोनॉमी। पहले जंग अजीम ने यूएस की इकोनॉमी को बहुत आगे तक ले गया। यूएस की इकोनॉमी जल्दी रिकवर भी होती है, ठीक है, फ्रॉम वॉर लॉस से जल्दी जल्दी रिकवर होगी, वाइट, जिसे हम कहते हैं वाइट प्रोडक्शन की वजह से। अर्ली 20s में यूएस इकोनॉमी वाज एक्सपीरियंसिंग एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, हमें 1920s में देखने को मिला। वो बूम कैसा था, जरा देखेंगे। मास प्रोडक्शन कहां से स्टार्ट हुआ, मास प्रोडक्शन बिकम की फीचर था ना यूएस इकोनॉमी का। क्या क्या हुआ, हेनरी फोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट नेम, हेनरी फोर्ड, जिसने क्या बेटा किया, जिसने रेवोल्यूशनाइज किया मैन्युफैक्चरिंग को। कैसे किया, उसने एक असेंबली लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा जाता है, प्लीज इट इज अ इंपॉर्टेंट, नोट डाउन इट, असेंबली लाइन प्रोडक्शन। कि क्या करेंगे हम, ऐसे असेंबलीज, हाँ, एक बंदा 2 3 4 5 एक चीज को बनाते 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 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यहां से इसका क्या होगा, फ्रॉम शिकागो स्लॉटर हाउस टू हिज डेट्रॉइट प्लांट। हाँ, अब क्या करेगा वो, एक कुछ नए तरीके, नए कोई कोई जो कहेंगे ना कि कोई टेक्निकल पॉइंट्स या नए नए मेथड्स यूज करेगा, जिससे पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। हाँ, चीपर और फास्टर कार प्रोडक्शन हेनरी फोर्ड की देन है। हाँ, उसके बगैर भी बहुत सारी चीजें जो हेनरी फोर्ड के जरिए की गई, ठीक। कन्वेयर बेल्ट डिक्टेटेड द पेस ऑफ वर्क, कन्वेयर
कन्वीनियर बेल्ट, हाँ, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट था कि चीजें क्या चलेंगी स्मूथली, एक से दूसरी इंसान के पास चलेगी, ठीक, बिल्कुल लाइन में। तो उससे क्या होगा, काम की रफ्तार बढ़ेगी, तो काम की रफ्तार बढ़ेगी, चीजें जल्दी-जल्दी बनेंगी, चीजें जल्दी-जल्दी बनेंगी, या टेक्निक्स बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली चीजें जल्दी बनेगी, सस्ती बनेगी तो हाँ, हर 3 मिनट, देखो कहा भी गया है, द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल कार एवरी 3 मिनट, 3 मिनट में एक कार बन रही थी। आप खुद देखिएगा असेंबली लाइन प्रोडक्शन, असेंबली लाइन से क्या कुछ हुआ हेनरी फोर्ड के इस कॉन्सेप्ट ने, इसीलिए कहा गया ना पायनियर ऑफ इन दिस फील्ड, रेवोल्यूशनलाइज लाया, और आगे जाकर यूएस की कार्स पूरी दुनिया में फिर छा गई, जिस वजह से यूएस की इकोनॉमी जल्दी-जल्दी इंप्रूव हो गई। हाँ, टी मॉडल फोर्ड was the first mass produced car, टी मॉडल कार पहली मास प्रोड्यूस्ड कार मानी जाती है। वर्कर्स स्ट्रगल करते थे, फास्ट पेस लीडिंग टू हाई टर्नओवर। अब जब जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट हुआ तो पैसे आए, हाँ, इनकम आई तो यूएस की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। देखिए फोर्ड डबल्ड द डेली वेज, आप खुद देखिए उस जमाने में फोर्ड ने अपने मजदूरों के, अपने कर्मचारियों की जो मजदूरी वो दोगुनी कर दी, कितनी, $5 इन जनवरी 1914, एंड बैन ट्रेड यूनियंस इन हिज प्लांट, जहां जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वहां पे क्या कर दिया इन्होंने, कहा कि वहां पर कहीं पर भी कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनेगी, हाँ, उस पर बैन लगा दी, क्योंकि ट्रेड यूनियंस फिर ज्यादा काम पर ज्यादा पैसे मांगेंगे, ठीक है, तो इस पर बैन लगा दी और वेजेस बढ़ा दिए। हाँ, उस जमाने में वेजेस बढ़ा देना जब बाकी इकोनॉमी सफर कर रही थी। फोर्ड रिकवर्ड हिज कॉस्ट बाय स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन, देखो उसने अपना ये सारा पैसा कहां से वसूल किया, प्रोडक्शन लाइन से, ठीक है, स्पीड अप किया, मेकिंग वर्कर्स वर्क हार्ड, कहा मजदूरों को ज्यादा काम करवाया। He later called this wage increase the best cost cutting decision, best cost cutting decision, यानी कीमतें कम करो और चीजें ज्यादा बेचो, मुनाफा ज्यादा कमाओ। This approach led to the spread of Fordist industrial practice, फिर पूरी यूएस इकोनॉमी में यही प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। ठीक, नाउ लेट वी मूव, एडवांटेजेस क्या हुए इसके, हाँ, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स लोअर, क्योंकि चीजों की कीमतें कम हो गई, स्पेशली जो इंजीनियर्ड गुड्स बनती थी। हायर वेजेस अलाउड पीपल, अब जब लोगों के पास अच्छी खासी तनख्वाह आ गई, अच्छे खासे पैसे आ गए, तो अच्छे खासे पैसे, इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग होगी तो वो अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, जो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, ड्यूरेबल कंज्यूमर्स नई नई चीजें खरीदेंगे। अब यहाँ पर फ्रिजेस का सिस्टम स्टार्ट हुआ, फ्रिजेस के साथ साथ वॉशिंग मशीन का सिस्टम हुआ, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, टीवीज, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए इन 19 पीपल बिगिन परचेजिंग अदर गुड्स सच एज रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, हाँ, आपको देखिए कहा गया है इन द यूएस इंक्रीज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1990, 2 मिलियन 1919 में, जो 5 मिलियन बनते हैं 1929 में, क्या, कार प्रोडक्शन, गाड़ियों का बनना, कार प्रोडक्शन 1919 में 2 मिलियन थी, जो 1929 तक 5 मिलियन बन गई, डबल। अब उसके बाद फिर जब लोग अच्छी खासी कमाई करेंगे तो अच्छी खासी चीजें लाएंगे, वही वही जो एक मैकेनिज्म हमें देखने को मिला कि वहां पर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, लोगों ने रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन वगैरह, टीवी, रेडियो, ग्रामाफोन्स खरीदना स्टार्ट किए, ठीक है, यानी इससे भी एक क्या होगा, इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदना स्टार्ट किए। परचेज सिस्टम इंक्रीज हुआ, हम उसे कहते हैं परचेजिंग पावर, और एक परचेजिंग पावर जब बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज होगा। जब इनके पास पैसे होंगे तो कंज्यूमर बिहेवियर समझना जरूरी है, पैसे आएंगे तो तरक्की आएगी, हाँ, पैसे नहीं तो तरक्की नहीं, ठीक है, खाली जेब से तरक्की नहीं होती। अब जरा देखिए मास कंजप्शन का मतलब है लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। देखिए पीपल स्टार्टेड मेकिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स, जो घर पे चीजें हैं, घरेलू चीजें, उन पे ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा। हाँ, अब जरा देखिए ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा तो कंज्यूमर हाउस एंड कंज्यूमर बूम लेड टू द फाउंडेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी, इससे क्या होगा, यूएस की इकोनॉमी बड़ी स्टेबल होगी, तरक्की देखी जाएगी। मास कंजप्शन proved beneficial for all creating a cycle of life, अब बेटा मास कंजप्शन, जो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे ना, तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, कंपनीज बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, हर एक सेक्टर में खुशहाली होगी, हायर एम्प्लॉयमेंट और अच्छी इनकम आएगी, हर राइट कंजप्शन, डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। अब वहीं पर हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ यूएस एज अ
नेशनल क्रेडिटर। यूएस एक पूरी दुनिया को कर्जा देने वाला उभरा। कैसे उभरा जरा देखेंगे। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में देखने को मिला। हाँ, जो 1930 या उससे आगे 1930 तक रहा। 1920 में स्टार्ट हुआ, 1930 तक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ने पूरी दुनिया को खराब कर दिया। पूरी दुनिया में क्या हुआ, इसका हल्ला मच गया। जहां पर 13 मिलियन से ज्यादा शेयर्स एक दिन में क्या हुए, सेल हुए। वहां क्या हुआ जरा देखते हैं। एक सबसे बड़ी जो मुसीबत, कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन जो देखा गया प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट और इनकम में, किसकी वजह से, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। ट्रेड में 1926-27 याद रखिएगा, 28 यहां से हल्के हल्के ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के सबूत मिलने लगे थे। बट 1929 में फिर ये बाज़ाब्ता तौर पर पूरा एक देव जैसा उभरा। एग्रीकल्चर रीजन्स को सबसे इफेक्ट वर्स्ट इफेक्ट देखा गया, जहां पर बहुत समय तक इसके क्या रहे, असरात रहे। प्राइस ड्रॉप देखने को मिला। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बिल्कुल अगर आप देखोगे ना, बाकी इंडस्ट्रियल गुड्स के बराबर बिल्कुल प्राइस डिक्रीज देखने को मिला। पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के काजेस क्या थे? एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन सबसे बड़ा काज था। हाँ, जल्दी जल्दी यहाँ पर हम देखेंगे कि HYVs का यूज, या हम कहेंगे मशीनरी का यूज, या नई नई चीजें जो आ गई। फार्मर्स ने ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हाँ ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से फिर डिमांड और सप्लाई के बीच में जो इंस्टेबिलिटी आ गई। मेनी क्रॉप रोट ड्यू टू लैक ऑफ बायर्स, क्योंकि खरीदार नहीं थे, मार्केट गिर चुका था, तो उसकी वजह से नुकसान हुआ। यूएस लोन्स 1920s में मेनी कंट्रीज फाइनेंस इन्वेस्टमेंट विद द लोन्स फ्रॉम यूएस। यूएस से बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने कर्जा लिया था, जो कर्जा फिर आगे जाकर वापस मांगा यूएस ने, और जो बहुत बढ़ गया, तो ऑब्वियसली जब वो वापस देना पड़ा, वो भी एक बड़ा ही एक जैसे कहें इफेक्ट बना, फैक्टर बना। फ्रॉम 1 बिलियन इन 1928 टू 250 मिलियन इन 1929। आप खुद देखिए, का लिखा गया है, when US lenders panicked, they cut loan amount significantly from 1 billion to in 1928 to 250 million in 1929। यूएस ने जब कर्जा देना भी बंद किया ना, तो ये भी एक बड़ी मुसीबत बनी बहुत सारी यूरोपियन नेशंस के लिए। कंट्रीज रिलेंट ऑन दीज लोन्स। देखिए, बहुत सारी कंट्रीज लोन्स पर डिपेंड थे, यूएस लोन्स पर डिपेंड थी, जो एक रीजन बनी। कहां पर जो एक बड़ा रीजन बना कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के लिए। ठीक, जरा देखिए ग्लोबल इंपैक्ट क्या हुआ। द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स इफेक्टेड वर्ल्ड इन वेरियस। 4000 से ज्यादा बैंक यूएस में उस जमाने में बैंकरप्ट हो गए। ठीक है, पूरा जो हम कहेंगे ना, स्टॉक एक्सचेंज गिर गया। ठीक, यूरोपियन मेजर बैंक फेल्ड, बड़े बड़े बैंक फेल हो गए। ब्रिटिश पूरी तरीके से अगर हम देखेंगे, उनका पॉन्ड्स जो था वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया। लैटिन अमेरिका और बाकी जगहों पर एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल सारा शार्पली डिक्लाइन होगा। यूएस डबल्ड इंपोर्ट ड्यूटीज। अब यूएस ने अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए जो भी बाहर से आ रहा था, उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स डबल कर दिया। ठीक है, मगर इकोनॉमी फिर भी नहीं संभली। ठीक है, फिर भी नहीं संभली। हाँ, फॉलिंग प्राइस लेड टू यूएस टू स्टॉप लेंडिंग डोमेस्टिक लोन्स। लोन्स देना बंद कर दिया। ठीक है, हाँ, और जिनके पास थे उनसे वापस मांगा। मेनी अनेबल पे, बहुत सारे तो नहीं दे पाए। ठीक है, इवन इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं दे पाए। मेनी अनेबल टू रिपे लोन्स, लॉस्ट देयर होम्स। बहुत सारे लोगों को अपने घरों से हाथ धोने पड़े, गाड़ियों से हाथ धोने पड़े, और भी बहुत सारी चीजों से, क्योंकि उस जमाने में इंस्टॉलमेंट सिस्टम स्टार्ट हो गया था यूएस में। हाँ, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। लोग कोई भी काम करने के लिए सड़क के किनारे पर बैठे होते थे, भाई कुछ भी दे दो, काम हम करेंगे, क्योंकि पेट भरना है अपना और अपने फैमिली का। ठीक, अब जरा देखिए, यूएस बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। मैनी बैंक गोइंग बैंकक्रप्ट, मैंने अभी कहा, पूरी तरीके से खसारे में चले गए। हाँ, क्लोजिंग, फॉर एग्जांपल देखा है, 4000 बैंक्स कोलैप्स हो गए 1933 में, वो बिल्कुल बंद हो गए। 1929 1939 10,000 कंपनीज कोलैप्स हो गई। ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के इफेक्ट्स थे। मॉडेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी 1935 से फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ये एक जो सिस्टम था ये डिक्रीज होने लगा, मगर फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिला। अब इंडिया पर इसके इफेक्ट्स क्या थे? तो सबसे ज्यादा हम कहेंगे कि इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो सीधा सीधा इंडिया पर असर होगा। इंडिया का इंपोर्ट रिड्यूस होगा। इंडिया के जो किसान है उन पर डबल टैक्सेशन लगाया जाएगा। ठीक है,
ग्लोबल क्राइसिस का असर सीधे इंडिया पर होगा क्योंकि इंडिया इंटीग्रेटेड था, इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा था। इन द 19th सेंचुरी कॉलोनियल इंडिया वाज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इंडिया एक मेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर था और एक्सपोर्टर भी था। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा खतरा किसानों को देखने को मिला। 1929 1934 एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड व्हीट प्राइस इन इंडिया फेल बाय 50%, 50% वो डिक्रीज देखने को मिला, 50% कम हो गया। ठीक है, पीजेंट्स और फार्मर सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सफर उनको करना पड़ा कॉलोनियल गवर्नमेंट में। ठीक है, क्योंकि उनसे हाई रेवेन्यू डिमांड की गई इंडिया में। बंगाल में जूट पीजेंट्स का हम देखेंगे तो दे ग्रू रॉ जूट फॉर एक्सपोर्ट एज गनी बैग्स। हाँ, व्हेन द मार्केट क्रश्ड जूट प्राइस फेल। जूट की जो कीमतें थी क्योंकि उससे बैग्स वगैरह बनाए जाते थे 60% तक रिड्यूस हो गया। यानी इंडिया में ओवरऑल हम देखेंगे पीजेंट्स फार्मर्स को सबसे ज्यादा लॉस इस वजह से देखने को मिला। अब जरा देखिए, वो अब इन्वेस्टर्स से या मनी लेंडर से पैसा लेते थे, उन्होंने उन पर 2 गुना 3 गुना उस पर टैक्स लगा दिया, जिस वजह से उनकी सेविंग, मॉर्टगेजिंग, उनकी जमीनें खो गई, उनकी ज्वेलरी खत्म, सब कुछ। उनके जो खर्चे थे, अपने खर्चे उठाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इवन टैक्स देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। अब देखिए, डिप्रेशन ईयर्स में इंडिया एक्सपोर्ट, अब देखिए क्या बना, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स। अब इस दौरान इंडिया के पास क्या था, इंडिया में एक्सपोर्ट होने लगा प्रीशियस मेटल्स का, पर्टिकुलरली गोल्ड ड्यूरिंग दीज डिप्रेशन ईयर्स। हाँ, इकोनॉमिस्ट जॉन माइनार्ड कीनीज कहते हैं, हाँ, एमवाई कीनीज कहते हैं, बिलीव्ड इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट एडेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। क्योंकि जॉन याद रखिएगा, जॉन एमनीज कहते हैं कि जिसे हम बेटा मैनर्डनीज भी कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया के गोल्ड एक्सपोर्ट ने उस जमाने में इकोनॉमिकल सिस्टम को एक, जिसे कहते हैं ना, पटरी पर लाने में बहुत मदद की। गोल्ड एक्सपोर्ट हेल्प्ड स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी। ब्रिटेन की रिकवरी हुई इससे। हाँ, दे प्रोवाइड लिटिल रिलीफ फॉर इंडियन पीजेंट्स को थोड़ी बहुत उससे, जिसे कहते हैं ना, सहूलियत हुई। 1931 में पीजेंट ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि 1930 से फिर सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ, जिसे महात्मा गांधी ने चलाया। ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं ना, जिस जमाने में ग्रेट डिप्रेशन अपने बिल्कुल चरम पर था और ब्रिटेन की हालत जिस वजह से बहुत ही खराब हुई। चलिए, अब इफेक्ट अब ये तो था अभी तक हम गांव में देख रहे थे, शहरों में इसका इफेक्ट क्या हुआ इंडिया में। द डिप्रेशन वाज लेस सीवियर फॉर अर्बन इंडिया। शहरों में इसका असर कम था क्योंकि फिक्स्ड सैलरीज पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। अब वेरी लो प्राइसेस, चीजें सस्ती मिल रही थी, तो उनके लिए ज्यादा मुश्किलात नहीं थे। अर्बन में जो लोग थे वो स्टेबल पोजिशंस थे देन के इन कंपैरिजन टू द पीजेंट्स। जो गांव में लोग थे उन पर ज्यादा असर हुआ क्योंकि उनकी रेवेन्यू डिमांड्स थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरफ से। बट अर्बन जो शहरों में लोग थे उनकी इकोनॉमी स्टेबल थी। उसके पीछे 2-3 रीजन थे। सबसे इंपॉर्टेंट, वो सैलरीड थे, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे, वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे थे। नंबर 3, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो गवर्नमेंट प्रोवाइड टैरिफ प्रोटेक्शन टू द इंडस्ट्रीज ड्यू टू द प्रेशर। यानी गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए इंडस्ट्रीज को जब जिसे हमने ग्रेट डिप्रेशन आया। ठीक है, तो उस वजह से अर्बन यानी शहरों में बहुत आसानी थी। ठीक है, तो यही से बेटा हमारा टॉपिक नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बचता है ब्रिटेन वुड्स यानी टॉपिक नंबर 4। इंशाल्लाह रहमान वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।